हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का हमारा, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोग 40+ MCQ के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन, इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग इवोल्यूशन का करेंगे। और ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत हेल्प करेगा आपके चैप्टर का रिवीजन के लिए भी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे आप लोगों का रिविज़न भी बहुत अच्छे से हो जाएगा चैप्टर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका बोल रहा है क्वेश्चन में, चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड एज। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसलेशन। आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है म्यूटेशन। उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज टू ज्वाइन बिट्स ऑफ डीएनए। इसमें से कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाता है बिट ऑफ डीएनए को ज्वाइन करने के लिए? पहला है लाइगेज, दूसरा है प्राइमेज, तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंड आपका फोर्थ है इंडोन्यूक्लियस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लाइगेज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमीन इज 20%। डीएनए में थायमीन का जो परसेंटेज है वो 20 है। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। उसमें जो ग्वानिन होता है उसका परसेंटेज कितना होगा डीएनए में? तो पहला ऑप्शन है आपका 20%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 30% एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 60। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो है आपका सी, 30%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलेजेज इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका लाइपेज, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका प्रोटीएज, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका इंडोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका एक्सोन्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ये है इंडोन्यूक्लियस, जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ। ठीक है, जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस वो किससे डिसाइड किया जाता है? आरआरएनए से, टीआरएनए से, एमआरएनए से और सीडीएनए से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए was first demonstrated in ऑप्शन नंबर फर्स्ट एस्ट्रिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड साल्मोनेला टाइफी एंड आपका ऑप्शन नंबर डी है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये बोल रहा है जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है अब डीएनए का वो पहले वो डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया किस में से? तो सबसे पहला जो उसका ऑप्शन है फर्स्ट है वही करेक्ट है, एस्ट्रिया कोलाई में। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टेलोमेरेज इज एन एंजाइम विच इज़। टेलोमेरेज जो एंजाइम है वो क्या है? सिंपल प्रोटीन है, आरएनए है, या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, या रिपीटेटिव डीएनए है? तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट एबेंडेंट इन एनिमल सेल। में से जो कौन सा आरएनए है जो मोस्ट एबेंडेंट होता है एनिमल सेल में? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए एंड एमआईआरएनए। आपको पता होना चाहिए जो आरआरएनए होता है, 1 सेकेंड, वो 80% होता है टोटल आरएनए का। ठीक है, तो ये मोस्ट एबेंडेंट होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, आरआरएनए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल एंड आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगेटिवली चार्ज्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम्स इंडिकेट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, इसके बाद है द डीएनए इज कंडेंस इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, देन ऑप्शन नंबर डी है आपका द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप वो है सी। ठीक है, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
स्प्लेसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ। स्प्लेसियोसोम जो होता है वो किस में नहीं पाया जाता है, किसके सेल में? प्लांट्स में, फंजाई में, एनिमल्स में या बैक्टीरिया में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट यूज टू एलोंगेटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द लीडिंग स्ट्रेन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। ऑप्शन नंबर बी है द लैगिंग स्ट्रेन टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, द लीडिंग स्ट्रेन अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट द लैगिंग स्ट्रेन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। जो फाइनल प्रूफ था डीएनए का कि ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, वो किस एक्सपेरिमेंट से आया? कौन से साइंटिस्ट थे? पहला आपका ऑप्शन है ग्रिफ्थ, सेकंड है आपका हर्सी एंड चेज, ऑप्शन नंबर सी है आपका अवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकर्टी, एंड ऑप्शन नंबर डी है हरगोबिंद खुराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, हर्सी एंड चार्ल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका अल्फा स्ट्रैंड, ऑप्शन नंबर सेकंड है एंटी स्ट्रैंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इस क्वेश्चन में है अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो एक्सेप्ट। इसमें आपको एक्सेप्शन चुनना है। पहला है इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, it should provide the scope for slow changes that are required for evolution. ऑप्शन नंबर सी है आपका it should be able to express itself in the form of Mendelian characters, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका it should be able to generate its replica। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही हो जाएगा, वो है इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑपेरॉन, ऑप्शन नंबर सेकंड रिकॉन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मिल्टॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्ट्रॉन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी वो क्या है आपका सिस्ट्रॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। जो मैकेनिज्म होता है जीन का एक जो लिंकेज होता है ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप पे जो मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका पहला है ट्रांसलेशन, देने आपका क्रॉसिंग ओवर, देने आपका इन्वर्जन, डुप्लीकेशन। तो ये तीनों जो है वो गलत हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। टायलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट्स ऑन। जो टायलर था उन्होंने एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ठीक है, उन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम का। तो वो किस पे होता है? रेप्लिकेशन ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एस्ट्रिया कोलाई, एंड विनका रोजेस, एंड आपका है विसिया फावा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन। इसमें से कौन सा जो है वो स्टार्टर कोडॉन है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AUG। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी जिंक फिंगर एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड ऑप्शन नंबर डी DNA हाइब्रिडाइजेशन। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है बी जिंक फिंगर एनालिसिस। तो आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन में आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है आपसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का है, 2017 का क्वेश्चन है ये। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। जो काउस के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है ताकि हायर मिल्क आउटपुट हो, इससे वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट स्टेबलाइजेज दिस कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर्स इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है इसका डिस्ट्रप्टिव एज इट स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू टू वन यील्डिंग हायर आउटपुट एंड द अदर लोअर आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी इसका है स्टेबलाइजिंग फॉलोड बाय डिस्ट्रप्टेड एज इट स्टेबलाइजेज द पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस हायर यील्डिंग काउज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। ठीक है, डायरेक्शनल
एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर्स इन वन डायरेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वॉज स्टेटेड बाई, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन था उसे किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है मैकार्थर, वर्स्ट एंड पियर्ल, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है GF गॉस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही है GF गॉस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ लाइफ का? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसका सीक्वेंस है। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ही है तो इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पूरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस सी तक ही है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रिसेंट। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ह्यूमन एवोल्यूशन का, वो जो अर्ली होता है बहुत पहले से लेकर अब तक का क्या रिसेंट है, मतलब पुराने से लेकर अभी तक का जो रिसेंट जो है वो कौन सा ऑर्डर है इसका? पहला जो है आपका रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस। इसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है डी। ठीक है, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ह्यूमन इवोल्यूशन का, अर्ली से लेकर अभी रिसेंट तक। ठीक है, मतलब बहुत पुराने से लेकर अभी तक का जो रिसेंट है ह्यूमन इवोल्यूशन का वो यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन अ हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जब किसी हेट्रोजाइगस के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप कैसे करते हो? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है PQ, ऑप्शन नंबर 2 है Q2, P2, 2PQ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है एवोल्यूशन अच्छे से तो आपको पता होगा 2PQ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ पर मिलता है आपको? सबसे पहले ऑप्शन है नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एनालोगस स्ट्रक्चर्स आर एज रिजल्ट ऑफ, एनालोगस जो स्ट्रक्चर्स है वो किसका रिजल्ट है? ऑप्शन नंबर 1 डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 है आपका शेयर्ड एंसेस्ट्री, एंड ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कन्वर्जेंट, मतलब आप याद रखो जहाँ एनालोगस है वहाँ कन्वर्जेंट होगा, एंड जहाँ होमोलोगस है वहाँ क्या होगा आपका? डाइवर्जेंट होगा। मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन सेम होते हैं। किसका? एनालोगस का, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होगा किसका? होमोलोगस का। तो एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए, बहुत बार रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, हर बार आता है, इससे थोड़ा सा चेंज कर देता है लेकिन क्वेश्चन वही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि एग्जाम का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द लिविंग विंग्स ऑफ अ बर्ड? यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द लिविंग विंग्स ऑफ अ बर्ड? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है होमोलोगस है? पहला आपका फर्स्ट है डॉर्सल फिन ऑफ अ शार्क, विंग ऑफ अ मॉथ, हिंड लिम्ब ऑफ अ रैबिट एंड फ्लिपर ऑफ व्हेल। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। होमोलोगस के बारे में मैं बताई कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशन जो है वो कब हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, 1 सेकेंड, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है द पॉपुलेशन इज लार्ज, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंडिविजुअल्स मेल सेलेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी है आपका देयर आर नो म्यूटेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है देयर इज नो माइग्रेशन। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो है इंडिविजुअल्स मेल सेलेक्टिव। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? ऑप्शन नंबर 1 है आइज, सेगमेंटेशन, बाइलेटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका एक्सोस्केलेटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? इसमें से किसका जो है वो स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी है? ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर बात करें, होमो हैबिलिस का, होमो इरेक्टस का, होमो सैपियंस का, होमो नेanderthals का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका ए, होमो हैबिलिस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनालोगस स्ट्रक्चर्स, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो अनालोगस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, फ्लीपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी है विंग ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजियन। ऑप्शन नंबर डी है गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है सी, ठीक है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजियन। मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन इन दोनों का एक ही है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 4 limbs ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, 4 limbs ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड 4 limbs ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन का, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, अनालोगस ऑर्गन का या अडेप्टिव रेडिएशन का। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये है होमोलोगस ऑर्गन का। मतलब ये जो है इनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड, मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो लाइफ से पहले, ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले कैसा था, क्या क्या उसमें प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाटर वेपर, CH4, NH3 एंड अमोनिया। 1 सेकेंड सॉरी, अमोनिया नहीं, ऑक्सीजन, CO2, NH3 एंड CH4 एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका H2, अमोनिया एंड CH4, मिथेन एंड वाटर वेपर। एंड इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है आपका CH4, O3, O2 एंड वाटर वेपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है H2, N2 एंड CH4 एंड वाटर वेपर जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले क्या था, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था। किसका एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अनालोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड आपका ऑप्शन नंबर डी है फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, अनालोगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका बट फंक्शन एक ही है, तो क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द आइज ऑफ ऑक्टोपस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट, आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, सिमिलर कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है इसका, डिफरेंट है। तो मैं बताइए कि जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा तो कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है आपका होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका अनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड आपका ऑप्शन नंबर डी है नन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है सी, क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट फंक्शन एक ही है, तो क्या होता है, अनालोगस होता है, और ये है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन के अनुसार जो है वो क्या है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से। इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा और इंटर, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज। तो मतलब एक ही स्पीसीज का बाहर के स्पीसीज के साथ कंपटीशन, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डार्विन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाय, किसके द्वारा जो डिस्टर्ब होता है, रैंडम मेटिंग से, लैक ऑफ माइग्रेशन, लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका है डी, सॉरी डी है आपका, सी नहीं, लैक ऑफ रैंडम मीटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenges is called, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉन रैंडम इवोल्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डार्विन फिंचेस शो, डार्विन का फिंचेस जो वो क्या शो करता है। डार्विन के फिंचेस जो है वो पहला ऑप्शन है आपका एडेप्टिव रेडिएशन, दूसरा है पैरेलल इवोल्यूशन एंड तीसरा है होमोलॉगी एंड फोर्थ है आपका डी, नेचुरल सेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, एडेप्टिव रेडिएशन।
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया। 20 क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का और 20 क्वेश्चन इवोल्यूशन का। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।